जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो हम लोग आज देखेंगे। आज देखिए, आज महा ऑफर लेकर आया गया। जो इसके पिछले वाला वीडियो था उसमें आप लोग को फ़ी नहीं बताया गया था, लेकिन इसमें फ़ी बताया जाएगा और क्या इसका प्रोसेस है वो भी बताया जाएगा। देखिए, इसके पहले लेक्चर 1 पढ़ा चुके हैं, आज लेक्चर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। यह ऑफ़र कुछ ही दिन के लिए यानी सीमित समय के लिए है। 11th एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया है, 18 अगस्त से ही स्टार्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे 18 अगस्त से ही 11th का एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें 11th में पढ़ना है, उस सब इसमें अंदर इसके इसी वीडियो में बताया जाएगा। यूनिट 1 इसमें स्टार्ट होगा। यूनिट 1 कृषि का परिचय एवं कृषि मौसम विज्ञान यानी एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ना है, जिसमें 1.1 कृषि की परिभाषा एवं कृषि का संक्षिप्त इतिहास के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। 1.1 में यही स्टार्ट करेंगे हम लोग। हालांकि ये स्टार्ट हो चुका है और इसका हम लोग जो जहाँ से ख़त्म हुआ है वहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए, इसका फ़ी क्या रखा गया है। इसका फ़ी है मात्र 2199 रुपया। इसका 2199 रुपये फ़ी है इसका, लेकिन ऑफ़र रखा गया है। देखिए, ऑफ़र है, ये ऑफ़र है मात्र 1599 में इसका आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स लेना है तो मेरे मोबाइल नंबर यानी कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 8707207066 पर आप लोग कॉल करके उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टीचमेंट पर क्लास चल रही है, जिसमें बैच वगैरह सब बन चुका है। 18 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, आज हम लोग फिर से अब जहाँ से हम लोग ख़त्म किए थे फिर वहाँ से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आ गए। देखिए, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए एग्रीकल्चर यानी दो लैटिन शब्दों एग्रीकल्चर यानी एगर तथा कल्चरा के कल्चरा से मिलकर बना है, जिसमें एगर का शाब्दिक अर्थ भूमि एवं मृदा यानी एगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। एगर का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि एवं मृदा, तथा कल्चरा का शाब्दिक अर्थ खेत को जोतना यानी कल्टीवेशन। खेत का जोतना यानी कल्टीवेशन होता है इसका। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब इसके यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए थे, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में जाकर देखेंगे हम लोग। अब यहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नोट में क्या है यहाँ पे। कृषि मनुष्य समुदाय का वह क्रियाकलाप है जिसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के संसाधनों को अधिक से अधिक उपयोग के द्वारा भोजन, वस्त्र, रेशे, जलावन आदि उपयोग वस्त्रों को यानी उपयोग में जितने भी वस्तु होते हैं उसे प्राप्त करना। यानी हमारे एग्रीकल्चर का उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य यही ना है कि हमारे उससे भोजन प्राप्त हो जाए, वस्तु प्राप्त हो जाए, वस्त्र प्राप्त हो जाए, वस्त्र प्राप्त हो जाए, कोई भी हमारा उपयोग संसाधन प्राप्त हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। यही नोट में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए, यानी कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर के अंतर्गत क्या क्या आता है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर के अंतर्गत फसल उत्पादन, फलोत्पादन, पुष्प पालन, शाकोत्पादन, पशुपालन, रेशम कीट पालन, लाख कीट पालन, केंचुआ पालन, मछली पालन, ये जितने भी पालन करते हैं हम लोग क्या करते हैं, जितने भी पालन करते हैं हम लोग, जितना भी पालन करते हैं किस में करते हैं, कृषि में करते हैं हम लोग। यानी कृषि हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग इसे पालन करते हैं। उसके बाद है हम लोग भारत की 65% से 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत की 65 से लेकर के और 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। फिर हम लोग आगे देखेंगे। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक डॉक्टर KL मेहरा के द्वारा लिखा गया है। यानी भारतीय कृषि के इतिहास नामक पुस्तक डॉक्टर KL मेहरा के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे यहाँ पे, यानी पढ़ेंगे हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। ये इंट्रोडक्शन यानी एग्रीकल्चर का परिचय जानेंगे। एग्रीकल्चर का क्या होता है इसका परिचय जानेंगे हम लोग। देखिए, एग्रीकल्चर का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितना कि आधुनिक मानव होमो सेपियंस का है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे, बंदरों को मानव जाति का पूर्वज कहा गया है, जो कि मूलतः शाकाहारी प्रवृत्ति के जीव है। जो क्या है, मूलतः शाकाहारी प्रवृत्ति के जीव है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर यहाँ मानव भी मूलतः शाकाहारी प्रवृत्ति का जीव है, परंतु अपने शारीरिक पोषण के लिए
पोषण के लिए कई भोज्य पदार्थ करते हैं। यानी मानव भी क्या है, मूलतः शाकाहारी प्रवृत्ति का ही जीव है, लेकिन क्या करता है वो अपने पोषण, शरीर के पोषण के लिए, यानी प्रोटीन के लिए, अपने शरीर में प्रोटीन हो जाए इसके लिए वो क्या करता है, शाकाहारी यानी मांसाहारी भोजन का सेवन करता है। उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या भोजन करता है, वनस्पति खाता है यानी फल मूल खाता है। उसके बाद मांस आदि का उपयोग करते हैं यानी मांस आदि खाता है। देखिए फिर यहाँ पर लिखा हुआ है मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालन किया, मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को ही पालन किया। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा हुआ है प्राकृतिक वैदिक काल में कृषि, यानी प्राकृतिक वैदिक काल में कृषि किस प्रकार से होते थे उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ईसा के 10,000 वर्ष पूर्व तक मनुष्य ने अपने भोजन के लिए शिकार अथवा वनस्पति भोज्य पदार्थ करते थे। वनस्पति भोज्य पदार्थ संग्रहण यानी ग्रहण करते थे उसे। 10,000 वर्ष पूर्व मनुष्य क्या करते थे, शिकार करते थे, उसे अपने शिकार करके उसे अपने भोजन में ग्रहण करते थे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, लिखा हुआ है सभ्यता के विकास के क्रम में पहले उसने भेड़ पालन शुरू किया और फिर बकरी पालन शुरू किया, और इसी शुरुआत को कृषि का वास्तविक शुरुआत कहा गया। भेड़ पालन और कृषि पालन को कृषि का वास्तविक शुरुआत कहा गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए आगे 8700 से 7500 ईसा पूर्व के बीच पशुपालन ही मानव कृषि का आधार बने, यानी 8700 से लेकर के 7500 के बीच में मानव जाति का क्या हो गया, कृषि एक आधार बन गया। पशुपालन क्या हो गया, कृषि जाति का एक आधार बन गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए इन सभी फसलों का प्रारंभ प्रावैदिक काल में हुआ है, जो अभी नीचे लिखा हुआ है उसके बारे में लिखा हुआ है। इन सभी फसलों का प्रारंभ प्रावैदिक काल में हुआ है। गेहूं एवं जौ की खेती का प्रारंभ लगभग 7500 ईसा पूर्व पहले हुआ है, यानी गेहूं और जौ की खेती कब हुआ है, 7500 ईसा पूर्व में हुआ है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है मक्का की खेती का प्रारंभ लगभग 4400 ईसा पूर्व में हुआ है। मक्का की खेती का प्रारंभ कब हुआ है, 4400 ईसा पूर्व में हुआ है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है आलू की खेती का प्रारंभ लगभग 3500 ईसा पूर्व में हुआ है। 3500 ईसा पूर्व पहले हुआ है। मानो आलू की खेती के प्रारंभ कब हुआ है, 3500 ईसा पूर्व पहले हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 3000 ईसा पूर्व में एक क्रांतिकारी अन्वेषण हुआ, जब मनुष्य ने अपना पहला हल बनाया जो कि ट्रैक्टर के आविष्कार के पूर्व तक यह हल ही कृषि का मेरुदंड, यानी ट्रैक्टर जब शुरुआत नहीं हुआ था तब ने मानव ने क्या किया था, यानी 3000 वर्ष पूर्व क्या एक हल बनाया था, जो कि ट्रैक्टर के आविष्कार के पूर्व तक यह हल ही कृषि का मेरुदंड, यानी हल ही जो था वो क्या था, कृषि का मेरुदंड बन गया, यानी उसी हल से खेती होता था। फिर यहाँ पर देखिए चना, सरसों एवं कपास की खेती का प्रारंभ लगभग 2300 ईसा पूर्व पहले हुआ है। चना, सरसों एवं कपास की खेती 2300 ईसा पूर्व पहले हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण फसल धान की खेती का प्रारंभ लगभग 3500 ईसा पूर्व पहले हुआ है, जो कि भारत में शुरू हुई, यानी सबसे महत्वपूर्ण धान की खेती का प्रारंभ लगभग 3500 ईसा पूर्व पहले हुआ है, जो कि भारत में कहाँ शुरुआत हुई, भारत में शुरुआत हुई। फिर आगे देखिए वैदिक काल में कृषि, यानी वैदिक काल या वैदिक युग 1500 से 500 ईसा पूर्व शहरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंत और उत्तरी माध्य गंगा में शुरू होने वाले एक दूसरे शहरीकरण के बीच उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में अवधि है। यानी देखिए क्या कह रहा है वैदिक काल या वैदिक युग, ये वैदिक काल कहिए या वैदिक युग कहिए उसको। देखिए
1500 से 500 ईसा पूर्व, यानी 1500 से और 500 ईसा पूर्व शहरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंत, यानी शहरी सभ्यता सिंधु घाटी के अंत और उत्तरी माध्यमी गंगा में शुरू होने वाले एक दूसरे शहरीकरण के बीच उत्तरी भारतीय महाद्वीप के इतिहास में अवधि रहा, यानी वो अवधि एक रहा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग फिर है यहाँ पे वैदिक काल प्रारंभ होते होते मानव ने अनेकों नई नई फसलों की खेती शुरू कर दी, यानी वैदिक काल प्रारंभ होते होते ही मानव ने अनेक फसलों का शुरुआत कर दिया। फिर ये देखिए, इस अवधि में मड़ुआ, जौ एवं ईख की खेती प्रारंभ हुई, यानी वैदिक काल प्रारंभ होते होते किसका शुरुआत हुआ? मड़ुआ, जौ एवं ईख की खेती का प्रारंभ हुआ। उसके बाद फिर है यहाँ पे वैदिक काल की कृषि सबसे बड़ी देन लोहे की खोज थी, जो कि 1400 ईसा पूर्व में, यानी लोहे का, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लोहे का खोज कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1400 ईसा पूर्व में हुआ था। लोहे का खोज का शुरुआत कब हुआ था? लोहे का खोज कब हुआ था? 1400 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि कब हुआ था? वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे। इसके पूर्व कांसे के यंत्र का उपकरण बनते थे। देखिए कांसे क्या होता है? कांसे के उपकरण, यानी जो कांसे था, पहले कांसे के हल शुरू में बनाया गया था। देखिए कांसे क्या होता था। देखिए कांसे संस्कृत में इसको कहा जाएगा, संस्कृत में कहा जाएगा कांसे। देखिए इसको क्या कहा गया? संस्कृत कोशे के अनुसार श्वेत तांबे अथवा घंटा बनाने की धातु को कहते हैं। विश्व युद्ध तांबा लाल होता है, यानी विश्व युद्ध तांबा क्या होता है? लाल होता है। विशुद्धि तांबा लाल होता है, उसमें रंगा मिलाने से सफ़ेदी आती है, इसलिए तांबा और रांगे की मिश्र धातु को कांसे या कस्य कहा जाता है, यानी कांसे और कस्य इसी को कहा जाता है। देखिए अब क्या यहाँ पे, लोहे की खोज ने कृषि विकास को गति प्रदान कर दी, यानी लोहे के खोज कृषि क्या हुआ? गति प्रदान, कृषि विकास को गति प्रदान कर। लोहे की खोज नहीं होती शायद यहाँ तक अभी अपना देश, अपना भारत या अपना विश्व यहाँ तक नहीं पहुँचा रहता। फिर यहाँ पे देखिए, खुरपी, कुदाल, हल के लिए लोहे के फार इत्यादि कांसे की अपेक्षा अधिक कड़े, यानी खुरपी, कुदाल कांसे की अपेक्षा लोहे के जो थे ना बहुत कड़े होते थे और तीक्ष्ण कम घिसने वाले थे, यानी कांसे के मामले में लोहा कम घिसता था और कांसे ज़्यादा घिसता था, जो कि कृषि को बेहद आसान बनाया, यानी कृषि को क्या बेहद आसान बना दिया। और कांसे के यंत्र क्या होते? कांसे के यंत्र जब उसे कोई भी चीज़ किया जाता था उसे तो घिस जाता था, टूट जाता था, मुड़ जाता था। ठीक है, लेकिन लोहा क्या हुआ? लोहा कांसे के मामले में थोड़ा कम घिसता था, कम टूटता था और कम मुड़ता था, यानी कम तिरछ होता था। उसके बाद फिर है यहाँ पे, वैदिक काल में ही लगभग 1500 ईसा पूर्व ईस्वी में सिंचाई की शुरुआत हुई। फसलों की सिंचाई ने कृषि को अत्यंत ही लाभ प्रदान बनाकर उसे कई ऊंचाई तक पहुंचाई, यानी फसलों की सिंचाई ने कृषि को अत्यंत ही लाभ प्रदान बनाकर उसे नई ऊंचाई तक पहुंचाया। जब कृषि यानी क्या हुआ? जब सिंचाई का खोज हुआ तो उसे क्या बहुत लाभ प्रदान हुआ, जो कि नई ऊंचाई तक पहुंचाया, यानी उसको नई ऊंचाई तक पहुंचाया। फिर उसके बाद दिया है उत्तर वैदिक काल में कृषि, यानी उत्तर वैदिक काल में कृषि किस प्रकार से प्रारंभ हुआ उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, यानी 600 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस काल में 3 वेदों, सामवेद, युगवेद, अर्थवेद
के अतिरिक्त ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद और वेदांगों की रचना हुई। यानी कब वेदांगों की रचना हुई? कब? 1600 ईसा पूर्व के, यानी कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग उत्तर वैदिक काल तक कृषि समाज का मेरुदंड बन चुका था। यानी उत्तर वैदिक काल जब हो रहा था उस समय क्या, यानी समाज में क्या था? कृषि का एक मेरुदंड बन चुका था। ठीक है। उसके बाद देखिए, विश्व के विभिन्न हिस्सों से जहाँ जहाँ मानव ने कदम अन्वेषण या व्यापार के लिए गए, वहाँ से नई नई फसलों और नई तकनीक आयातित होकर कृषि को समुद्रित करते रहे। यानी जहाँ जहाँ मानव गया वहाँ से कृषि को देखा और सुना, वहाँ से कृषि लाया गया। फिर यहाँ पे दिया गया है, आज यह सोच पाना भी आश्चर्य प्रतीत होगा कि 500 वर्ष पहले तक भारत के लोग जानते भी नहीं थे कि आलू, प्याज, आलू पपाया, शकरकंद, टमाटर, मिर्च, मूंगफली, तंबाकू इत्यादि फसलें क्या होते हैं। यानी 500 वर्ष पूर्व देखा जाए तो उस टाइम भारत के लोग ये भी नहीं जानते थे आलू क्या होता था, पपीता क्या होता था, या शकरकंद क्या होता था, टमाटर क्या होता था, मूंगफली क्या होता था, प्याज क्या होता है, इसके बारे में कोई जानता भी नहीं था भारत का लोग। उसके बाद देखिए फिर क्या नीचे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है यहाँ पे, यह सारी फसलें लगभग पुर्तगाली अन्वेषकों एवं व्यापारियों ने भारतवर्ष तक पहुँचाई। यानी जितना भी फसल है कौन पहुँचाया? पुर्तगालियों पहुँचाया। यानी व्यापारी जितने भी है तो वो सब बताया कैसे होता है, ये सब फसल क्या होता है, व्यापारियों ने बताया भारत को। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे, कृषि के क्षेत्र में भारत का योगदान भी बहुत कम नहीं रहा। यानी कृषि के क्षेत्र में भारत का योगदान बहुत कम नहीं रहा, कुछ मन ठीक ठाक रहा। धान की फसल विश्व को भारत की ही देना है। यानी धान की फसल विश्व किसके देना? भारत की ही देना है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे, गन्ना अनेकों दलहनी फसलें एवं विशेषतः फलों का राजा आम विश्व को भारत का ही देना। यानी आम को किसने? यानी भारत में ही उगाया गया। आम को भारत में ही लाया गया, भारत में ही उगाया गया। धान को भारत में ही उगाया गया। फिर यहाँ पे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास तथा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई बतलाया है कि उस समय यहाँ गेहूँ, जौ, तिल, मटर, खजूर, कपास, मसूर आदि की खेती होती थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास बताया कि यहाँ पे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के खोदने के बाद पता चला कि यहाँ पे सब जितने भी लिखा हुआ है, यहाँ पे गेहूँ, जौ, तिल, मटर, मसूर जितना भी लिखा हुआ है, ये सब आदि खेती होती थी यहाँ पे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे, लोग लकड़ी के हल एवं पहिए का प्रयोग करते थे। यह सभ्यता लगभग ईसा पूर्व 3000 से 1750 तक फली फूली रही। यानी लकड़ी के पहिए और लकड़ी का हल कब रहा? 3000 से लेकर 1750 तक ये चलते ईसा पूर्व चलते रहा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे, भारतवर्ष का यह प्राचीनतम क्षेत्र था जहाँ कृषि ने अपने पैर पसारे थे। भारत के नीचे लिखा हुआ है कौन कौन से है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए आगे, दक्षिण भारत वह दूसरा प्रमुख क्षेत्र था जहाँ कृषि का विकास हुआ। यानी दक्षिण भारत वह प्रमुख क्षेत्र था जहाँ कृषि का क्या हुआ? विकास हुआ। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ ईसा पूर्व लगभग 2500 यानी 2500 में मड़ुआ एवं कई दलहनी फसलें की खेती होती थी। भारतवर्ष का तीसरा महत्वपूर्ण भूभाग दक्षिण पठार का उत्तर पश्चिम भूभाग जहाँ
जहाँ से धान की खेती विकसित हुई। यानी कहाँ से धान की खेती विकसित हुई, देखिए यहाँ पे भारतवर्ष का तीसरा महत्वपूर्ण भूभाग दक्षिण पठार, यानी दक्षिण पठार का उत्तरी पश्चिमी भूमि, उत्तरी पश्चिमी भूभाग जहाँ से धान कहाँ से प्राप्त हुआ, उत्तरी पश्चिमी भूभाग से प्राप्त हुआ, जहाँ से धान की खेती विकसित हुई। बाद में गेहूं, कपास, तीसी, मसूर, अन्न दलहन एवं मोटी यानी मोटी धान फसलों की खेती यहाँ होने लगी। यानी कहाँ, यानी भारत में शुरू हो गया अब। उसके बाद देखिए उत्तर वैदिक काल तथा ईसा के जन्म के बाद के वर्षा में कृषि समन्वय ढंग से चलती रही, यानी ढंग से शुरू हो गया। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे आधुनिक कृषि का इतिहास। कृषि के ऐसे नौ वर्तन शैली और कृषि पद्धति है जिसमें स्वदेशी ज्ञान के साथ साथ आधुनिक ज्ञान, आधुनिक उपकरण तथा प्रत्येक पहलू जैसे खेत की तैयारी, खेत का चुनाव, खरपतवार नियंत्रण, पौधा संरक्षण, फसलों उत्पादन, फसलों प्रबंधन, उसके बाद फसल की कटाई आदि जैसे महत्वपूर्ण कृषि पद्धतियों के उपयोग को आधुनिक कृषि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे पादप पोषण पर कार्मिक वैज्ञानिक प्रयोग बैन हेतमाल्ट के प्रयोग में मिलता है, जिन्होंने 1577 से 1644 ईसा के मध्य बताया कि सिद्धांत उपस्थित का आधार जल है। यानी अगर फसल उपजाया जाए तो सिद्धांत क्या है इसका, जल है, जल रहेगा तभी फसल उत्पाया जाए, इसका अर्थ ये है। चलिए दोस्तों, तो ज़्यादा देर का वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम यहीं पे आज एंड करते हैं। ओके, अगर जिनको भी क्रैश यहाँ पे कोर्स लेना है वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया 8707007066। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा। और कोर्स में आप लोग को जुड़ना है तो टीचिंग पे मेरा कोर्स चल रहा है अभी फ़िलहाल में, तो आप लोग वहाँ से कोर्स खरीद सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं। सिर्फ मिनिमम फी में रखा गया है। फ़ी एक बार फ़ी बता दे रहे हैं हम आप लोग। फ़ी है 2100, यानी कि 2199 रुपये फ़ी है, लेकिन ये नहीं फ़ी है, फ़ी रखा गया है, मिनिमम फ़ी रखा गया है। यानी फ़ी है आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 1599 रुपया। ये आप लोग का 11th क्लास का फ़ी है। आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करते, सिर्फ मिनिमम फ़ी रखा गया है। ओके, थैंक यू दोस्तों। आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक जिनके पास ये वीडियो गया है वो ज़रूर कमेंट करें ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा अगर मिल रहा है आपको इन्फॉर्मेशन तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।